5 वाला 5 वाला। ₹5 का फर्क होगा ना। चलो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स खत्म कर देंगे। Now we have seen that electoral politics, that elections are having some demerits. So that we have seen. Now we will see it has merits too. So what are the merits of free and fair elections की demerits क्या? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की नहीं, इलेक्शंस की डीमेरिट। फ्री एंड फेयर की कोई डीमेरिट नहीं है, अच्छा ही है फ्री एंड फेयर हो। इलेक्शन हो रहे हैं then it is expected that it should be free and fair। लेकिन होल्डिंग इलेक्शंस या डेमोक्रेसी की क्या डीमेरिट्स है? तो डेमोक्रेसी की डीमेरिट्स यही है कि स्लो उसमें दैट इज डिसीजन स्लो होते हैं, जबकि पुतिन को किसी से पूछना नहीं है। या तो इलेक्शंस में होता है हाँ होते हैं, वो भी डेमोक्रेटिक है, लेकिन डेमोक्रेसी में स्लो डिसीजंस होते हैं, अचानक नहीं लिए जा सकते कि मोदी जाके कर ले। बहुत सारी चीजें संसद में बिल पास होती है, वोटिंग होती है, फिर भी कई लोग बाइकआउट करते हैं, कई कई दिन तक संसद ठप रहती है। इसके बाद भी जब दोनों सदन में पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के अनुमोदन के पास जाता है, वो उसे वापस भी भेज सकता है कि इसको पुनर्विचार करिए, ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप लोग। लेकिन फिर से अगर संसद उसे फिर से वोटिंग करेगी और फिर से बहुमत या 50% से ज़्यादा से पास कर देगी तो फिर राष्ट्रपति को साइन करना पड़ता है। तो ये एक पूरा प्रोसीजर है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जनता भी उठ खड़ी होती है, जैसे आप किसान बिल देखो तो उसमें भी हो जाती है, तो फिर जनता के हित में भी वापस करना पड़ता है, चाहे चीज़ सही हो लेकिन जनता तक कम्युनिकेट नहीं हो पाई, फिर वापस भी करना पड़ा। तो वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि एक किसी हरियाणा या झज्जर के एरिया के राकेश टिकैत ने उस जगह पर मिसकम्युनिकेट कर दिया अपने फ़ायदे के लिए। किसी ने उसको पैसे दिए होंगे कि भाई ये लो 3 करोड़ करो मेरे लिए काम, तो उसने किया। तो जनता भी ऐसी है, कोई शिक्षित तो नहीं है हमारे यहाँ की जनता की बिल जाके पढ़ ले, वो तो आंखों में देखती है सच्चा क्या है झूठा क्या है, तो फिर ऐसे में तो बात बिगड़ जाएगी। ट्रक ड्राइवर वालों का ऐसा ही कुछ ना कुछ ज़्यादातर ये है। उसमें भी कहा गया कि भाई अगर आप किसी को हिट करते हो तो उसे कम से कम अस्पताल तो पहुँचा दो, ये थोड़ी है कि हिट एंड रन करके चल जाओ। वो कह रहे नहीं हम क्यों पहुँचाएं, हमने तो हिट किया, हिट भी हम ही करें अस्पताल भी हम पहुँचाएं, इससे अच्छा हम हड़ताल करें। अब बताओ इसमें क्या गलत है? आदमी को मरता हुआ छोड़ के तुम आगे बढ़ जाओगे क्या? जुर्माना वो तो क्या है कि बाद में देखा जाएगा कि हिट एंड रन में लोग इसीलिए भाग जाते हैं, हिट एंड रन लोग मारते हैं उसको। हाँ वही है, लोगों को भी शिक्षित होना चाहिए, लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे मारने लगे। अगर वो ऐसा करने लगे तो हो सकता है ट्रेंड बदल जाए कि हिट करने के बाद पहुंचा रहा ही अच्छा काम है, तो लोगों के मन में एक भावना आ जाए, 1-2 केस हो, फिर जो जनता भी करे। इसमें भी तो हो गया कि जो ग्रुप में काम करेगा, जो भीड़ करेगी, उसको भी फांसी दी जाएगी। ये भी कानून बना है इसी बार के सत्र में। भीड़ के साथ जो हुआ करना है ना भीड़ तंत्र में, वो अब ये नहीं है 7 साल वाली सजा नहीं है, अब फांसी होगी सीधा। तुमने अगर लिंचिंग कर दी, भीड़ में किसी को मार दिया, सबको फांसी दे दी। तो ऐसा भीड़ करेगी तो वो भी सोचेगी। अगर सब कुछ सख्त हो जाएगा तो कोई किसी को कोई नहीं मार सकता, लोग हाथ में कानून ही नहीं लेंगे, तो चीजें फेयर होती चली जाए। बस ये है, कानून से लोग डरे नहीं, कानून का समर्थन करें, तब तो ठीक है। सो व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ इलेक्शंस, होल्डिंग इलेक्शंस? सो सिस्टम इलेक्टोरल कंपटीशन हैज मेरिट्स टू। Electoral competition has merits. कौन सी मेरिट्स हैं? That regular electoral competition provides public a chance to elect their leaders. रेगुलर या पीरियोडिक इलेक्शंस प्रोवाइड्स पब्लिक अ चांस टू, ठीक है, री इलेक्ट देयर लीडर्स, इलेक्ट एंड री इलेक्ट और चेंज देयर डिसीजन इफ दे हैव टेकन इट रॉन्गली। सो
इलेक्ट, री-इलेक्ट और चेंज। तो अगर मान लो कोई चीफ मिनिस्टर गलत करे तो उसको हटा नहीं सकते। उसके लिए बहुत सारी है, NIA है, CBI इंक्वायरी है। अगर भ्रष्ट है, अनाड़ी है, तब तो नहीं हटा सकते। मूर्ख हो तो मूर्ख में उल्टा पुल्टा कर दे, कह दे कि धान उगाया, अब चलो इसको आग लगाओ तो खूब ऊपर वो राख बनेगी, फिर राख पे झूम की खेती करेंगे। अनाड़ी का क्या कर लोगे? तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो सही है, बुद्धिमानी, वो तो लोगों ने चुन के भेजा है कि किसने। लेकिन ऐसे तो कोई किसी को नहीं भेज देता, एक्सपीरियंस भी देखा जाता है। हर एक पार्टी है, उसका भी दांव पर रहता है कैरियर, तो लोग अनुभवी को भेजते हैं। ऐसे तो कोई विधायक भी नहीं बन जाता। तो इसलिए री-इलेक्ट एंड चेंज देयर डिसीजन। हो सकता है इस मामले में, हो सकता है कि ये जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर सकता है, तुष्टिकरण तो आप समझते हो ना, कि एक धर्म को फायदा पहुंचा दे और दूसरे धर्म को सप्रेस करे, वो चीज तो कर सकता है, और तो कुछ ज्यादा नहीं करेगा। पहली तो चीज ये हो गई सुहाना कौन, और तुम्हारे कुछ मन में है इससे क्या फायदा हो सकता है? बोलो। सो दैट इज इट प्रोवाइड्स द पॉलिटिकल, जो अपोजिशन पार्टी रेज द वॉइस ऑफ पब्लिक सो दैट इट कैन विन द हार्ट ऑफ पब्लिक। अगर कांग्रेस तुम्हारे हित की आवाज उठाती है तो वो क्यों उठा रही? कांग्रेस कह रही कि भाई इसका इतना ज़्यादा बिजनेस किया जा रहा है और मर्केंटाइज किया जा रहा है अयोध्या इशू को, कि ये अब वो एक धर्म स्थल ना होकर के एक वो टूरिस्ट प्लेस हो गया है। जो उसकी एथिक्स है, जो उसकी भावना है, वही जाती रही है। बात सही कि नहीं? कोई वहाँ सेल्फी ले रहा है, कोई मीम बना रहा है, वहाँ एरोप्लेन से विस्की और बियर पहुँच रहे हैं, वो नहीं, सब क्या है? ऐसा तो पहले कभी अयोध्या में नहीं हुआ। तो अगर आप किसी चीज़ को ज़्यादा ही टूरिस्ट और पॉपुलराइज करोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? जो धार्मिक स्थान है उसकी एक भावना है, वो रहनी चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो ये सब भी हमारे ही इशू हैं जो हम नहीं उठा सकते, लेकिन कौन उठा रहा है? डिबेट तो डेली हो रहे हैं, तो किसी को इस पार्टी से फ़ायदा भी हो रहा है ना? फ़ायदा लेने की तो कोशिश की जा रही है कि नहीं? ये साफ दिख रहा है। तो दूसरी पार्टी भी सोचती कि हम इसमें लूज़र न रह जाएं। कुछ तो ऐसी पब्लिक होगी जो कमियां हो रही वो ढूंढ रही है रोज जा जाके और उसको उजागर कर रही है। लेकिन अल्टीमेटली हमारे ही काम हो रहे हैं। अगर ऐसी भी बात हो रही तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी कुछ प्लकेट किया जाए। प्लकेट करने का क्या मतलब है? वैसे जैसे इसने इसको जरा सा थप्पड़ मार दिया, फिर कुछ तेरे कुमकुम लगी तो नहीं, इसको कहते हैं प्लकेट, बाद में सूदिंग इफेक्ट। अरे ऐसे कुछ दिस इज कॉल्ड प्लकेट। बात समझ में आ गई? सो अब फिर बीजेपी क्या करेगी? ऐसी ये रह गया इशू, नहीं अब हम नहीं करेंगे, इसको और ज्यादा हम वो करेंगे। तो जो कमी है अगर अपोजिशन पार्टी करती है, एनजीओज का क्या मतलब समझती हो? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऐसे हैं, जैसे आपने देखा था कि वो भूख हड़ताल किसने कर दी थी? केजरीवाल के गुरु अन्ना हजारे ने। क्यों की थी? कुछ ऐसे एनजीओज हैं, या तुम एनजीओ को फोन कर देते हो कि देखो वो उसने मुझको अब्यूज किया है और मैं एक नारी हूँ, और अच्छा तुम नारी हो, किसने अब्यूज किया है? वो डाल देगा, आगे से वो कोई फॉर्म नहीं भर पाएगा और वो डाल देगा उसके उसमें आधार कार्ड के साथ टैग कर देगा कि फॉर्म ही नहीं भर पाएगा। ऐसा तो 2-4 हमने भी डाला है। तो यहाँ क्या कि राष्ट्रीय नारी शक्ति उत्थान केंद्र, तो उसमें 18 साल का लड़का था, ब्रिलियंट लड़का था, फॉर्म ही नहीं भर पाता, और उसने सामने वाली औरत का कोई गलती नहीं, सिर्फ उसने उसके ऊपर कूड़ा डाल दिया था ऊपर से। इतना अपमान एक नारी का, वो चीज है ना। तो ऐसे एनजीओज भी चलते हैं ना। तो सेकंड क्या है कि अपोजिशन पार्टी कैन raises the voices, क्यों? टू विन द हार्ट, सो दैट इट कैन कम अगेन इन पावर। ये पावर रेजर। पार्टीज raise voices of public at correct forum। करेक्ट फोरम क्या है? क्या संसद भवन? करेक्ट फोरम में वो आवाज उठाती वहां कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। और लेकिन अगर 146 सांसद ही सस्पेंड कर दिए जाए तो क्या होगा? अगर उनका व्यवहार सही नहीं है, वो जाके बेल में खड़े हो जाएं और स्पीकर, वो जो भी लोकसभा अध्यक्ष बैठा उसी के ऊपर कागज डालने लग जाए, बोलेगा जाओ बर्खास्त, तो नहीं आना, जाओ। तो तुम वहां पहुंचे, बड़ी मुश्किल से लोगों ने भेजा है, तुम संसदीय व्यवहार करो,
वो जो पार्लियामेंट्री एथिक्स है उसका पालन करो, आवाज उठाओ, लोग वहाँ देख रहे हैं टीवी पे तुमको, है कि नहीं? और तुम वहाँ से हटते चले जाओ, अपनी पावर कम कर जाओ, संख्या बल कम कर जाओ, तो फिर तुम कैसे किसी बिल को विरोध करोगे या पास कराओगे? वहाँ तो तुम्हारा एक एक वोट कीमती है। तो फिर इसलिए एट करेक्ट फोरम। और जो रूलिंग पार्टी है वो क्या करेगी? ऑल्सो बी कॉशस और विजिलेंट सो दैट all the schemes or all the program run by it should be oriented to public welfare so that it can again come to power. गहलोत साहब ने 10 काम गिनाए, हमने ये किया, वो किया, लैपटॉप दिया, ऐसा किया, इतने लोगों को फ्री रोजगार, 100 लोगों को अर्बन एरिया में हमने रोजगार दे दिया, मतलब 100 दिन का रोजगार साल में। तो कुछ चीजें थी तो, लेकिन अपीजमेंट की पॉलिटिक्स लोगों को पसंद नहीं है कि भाई इसने दर्जी के मरने पे ठीक काम नहीं किया, लोगों ने हरा दिया। एक चीज जनता बहुत छोटी छोटी चीजें भी देखती है, तो ये नहीं, अगर ऐसा होता तो बहुत सारे अपोजिशन बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी क्यों जीत जाती है? हो सकता है जनता के मन में कुछ और चलता हो। सब कुछ प्रोपेगेंडा से भी नहीं होता है। 2-4 साल बाद आप भी 18 साल के हो जाओगे, वोट दोगे, लेकिन मन में तो सब कुछ चलता है ना, फिर अपना निर्णय अंतिम होता है। तो इसलिए एट करेक्ट फोरम। और रूलिंग पार्टी क्या करेगी? ऑल्सो, ठीक है, रन्स पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम, कोई चुप नहीं बैठेगा, तो दैट इज पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम so that it can come again in power in next election. अच्छा, इसके अलावा दबाव समूहों की क्या उपयोगिता है विषय? What is the utility of pressure groups? जैसे एनजीओ हमने बताया, नारी महाशक्ति सम्मेलन की क्या उपयोगिता है, या और कोई भी जो भलाई का काम करे, अलग से चलना है, वो किसी पार्टी के नहीं है, लेकिन वो हमेशा रहते हैं। कांग्रेस आए उसमें भी उनकी हनक है, और बीजेपी आए वो एक प्रेशर ग्रुप है उनका सब। किसान महासम्मेलन एक दबाव समूह है। तो अब राकेश टिकैत बैठ गया, तो अगर प्रधानमंत्री जरा सा कर देंगे तो जो किसानों के वोट हैं क्या वो उनके हाथों से चले जाएंगे? तो चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, राकेश टिकैत की पावर अपनी है, वो हमेशा रूलिंग है, वो सत्ता में है, क्योंकि कोई भी आएगा वो अपनी बात तो रख पाएगा ना, उसके पीछे इतने लोग हैं। तो दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं? सो प्रेशर ग्रुप ऑल्सो कैन डू, ये भी काम क्या करते हैं कि नहीं? तो इसलिए रूलिंग पार्टी सबको लेके चलती है। तो ये सारे इसके मेरिट्स हैं। नाउ यही तो इसके मेरिट्स हैं कि सरकार भी काम करती है और अपोजिशन भी चुप नहीं बैठता है। We will see the elections। तो पहली बात हम यह देखें कि हमारे यहाँ जो फेडरल स्ट्रक्चर है 3 tier स्ट्रक्चर है। कौन कौन से स्ट्रक्चर बताइए? तो फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब है हम फेडरलिज्म में विश्वास करते हैं। फेडरलिज्म, फेडरल यानी हमारे यहाँ संघीय शासन प्रणाली है। इसका क्या मतलब है? संघीय शासन प्रणाली। That means there is vertical division of power। vertical division का क्या मतलब है? सेंट्रल, स्टेट, लोकल। So federal structure means vertical division of power। सर सेंट्रल में कौन कौन आते हैं? अभी बता देते हैं। तो इसमें वर्टिकल डिवीजन में कौन कौन सी 3 चीजें हैं? एक तो यूनियन, तो यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट आप लिख लो। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी है? ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे जो सेंटर में है, जो दिल्ली में बैठी है और वहां से रूलिंग करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी 3 पिलर हैं। ठीक है, उसमें क्या है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव में कौन कौन से आएंगे? लेजिस्लेटिव, और इसी तरह से एग्जीक्यूटिव
एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ये कहाँ बैठती है? दिल्ली में। दिल्ली में कौन सी जगह है? दैट इज संसद भवन। तो सिर्फ ये न्यू दिल्ली में है। और पार्लियामेंट में बैठेगी। लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का क्या मतलब है? लेजिस्लेटिव, इसको विधायिका कहेंगे। तो कानून जो बनाए, तो फॉर्मुलेट्स लॉ, ये क्या करेगी? फॉर्मुलेट्स, ये क्या करेगी? सी दैट लॉ इज ओबेड, ये क्या देखेगी? इंश्योर्स दैट जो नियम बनाया गया है लॉ इज ओबेड। और इफ लॉ इज वायलेटेड तो क्या करेगी? इट पनिशेस। ये बात समझ आ गई? तो वैसे हमारे जो कि शासन तंत्र के या डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स हैं, वो कौन कौन से हैं? एक तो विधायिका, विधायिका, और दूसरा कौन सा है? कार्यपालिका, और तीसरा क्या है? न्यायपालिका। वैसे अभिषेक दीज आर द 3 पिलर्स ऑफ एनी डेमोक्रेटिक और सिस्टम, रूलिंग सिस्टम। लेकिन आजकल चौथा पिलर भी हो गया, वो कौन सा है? मीडिया। सो मीडिया इज द 4th पिलर। ये लोगों को और अवेयर करता जा रहा है और बहुत सारी चीजें, ये गाइडिंग फैक्टर भी हो गया है। जो सरकार के साथ होता है उसको गोदी मीडिया कहा जाता है, कि वो सरकार की गोदी में बैठा है। गोदी मीडिया करके आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। और कुछ विरुद्ध होते हैं, ठीक है, तो ऐसा भी कहा जाता है। तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और चौथा पिलर क्या हो गया? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज मीडिया। विधायिका का मतलब है जो विधान बनाए। विधान किसे कहते हैं? विधि का क्या मतलब है? विधि मतलब कानून, और विधान, विधान का भी वही मतलब है। और विधाता भगवान कहते हैं, जो कानून बनाने वाला सबसे बड़ा है, सुप्रीम जो है। और विधायक, विधान का ये विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, सीताराम सीताराम सीताराम। विधि ने तेरी कथा लिखी है, आंसू में कलम डुबो, तेरा दर्द न जाने कोई, पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द। कहा गया कि नहीं? तो विधि ने तेरी कथा लिखी है, तो हम लोग उसे कहते हैं। और जब जहां पे सारी विधियां एक साथ हो जाएं तब उसे क्या कहें? संविधान। तो विधायक क्या है? राज्य के स्तर पर कानून बनाने वाला, यहाँ नहीं, यहाँ। ठीक है, तो राज्य के MLA, हाँ, स्तर पर बनाने वाला। और जहां सारी विधियां एक साथ हों उसको क्या कहते हैं? संविधान। ठीक है, सारे कानूनों का संकलन। तो यहां पर हम देखेंगे जो लेजिस्लेचर है, ये सिर्फ नोएल बता सकते हैं। बाई कैमरल सिस्टम का क्या मतलब होता है? बोलो। यस, इन्होंने बता दिया 2 सदनों में बाई कैमरल सिस्टम। हमारा जो लेजिस्लेचर उसमें 2 सदन है। तो बाई कैमरल का क्या मतलब है? 2 सदन है। 2 सदन किस स्तर पर है? संघ के स्तर पर भी। केंद्र के स्तर पर 2 सदन कौन कौन से बताओ? तो 2 सदन, तो केंद्र के स्तर पर बताइए। स्तर पर एक है लोकसभा, लोअर हाउस, और दूसरा क्या है? राज्यसभा। अभी वो हम लोग आगे देखेंगे। राज्यसभा जो है वो मोर पावरफुल है, अपर हैंड है। तो ये लोअर हाउस है, इसकी सीट हरी होती है, और राज्यसभा की रेड कलर की। और बोलो राज्य के स्तर पर, एट द लेवल ऑफ स्टेट क्या होगी? राज्य के स्तर पर 2 सदन कौन कौन से बताइए?
बाई कैमरल है, कैमरल। तो भाई यहाँ दो हैं, एक है बताइए विधानसभा, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरा क्या है बताइए, लेजिस्लेटिव असेंबली। और दूसरा क्या बताया अभी नोएल ने आप लोगों को? नहीं सुने, काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव असेंबली को कहते हैं विधानसभा, विधानसभा। और इसको क्या कहेंगे बोलो? विधान परिषद, परिषद। काउंसिल का लिटरल मीनिंग क्या है दिव्या? काउंसिल की एटिमोलॉजी बताइए, शब्द कहां से आया? दैट इज ग्रुप ऑफ लॉरेट्स, विद्वानों का समूह। इसमें कौन बैठेंगे अपर हाउस में? सारे जिसको क्या क्या मिला हो, पद्म विभूषण, इसी तरीके से पद्म पुरस्कार, तो अर्जुन पुरस्कार, सब विद्वान बैठते हैं जाकर। रेखा, सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर, हाँ ऐसे लोग अपने अपने में, ये नहीं कोई किसी ने पुस्तक लिख दी और उस पर नोबेल प्राइज मिल गया, सब वही यहाँ बैठते हैं। इनको भी चुनाव नहीं लड़ना पड़ा, इनको मनोनीत किया जाता, वो सही है, वो दिमाग वाला व्यक्ति है। कांग्रेस की तरफ जाओगे, जो हमारे मुद्दे उन पर फिर वोटिंग करना, हाँ हाँ बिल्कुल जाएंगे। तो लेकिन राज्यसभा के आप सुनिए डिस्कशन बहुत पहले होते हैं। तो आप संबित पात्रा को जानते हो? संबित पात्रा बहुत बार आता है, ऐसे नहीं डिस्कशन करता रहता है टीवी डिबेट में, रोज तुम किसी न किसी चैनल पे उसको बैठा ही देखोगे 6 से 9 तक, ठीक है। तो वो यहीं का है, उसको पूरी रामायण न जाने क्या क्या बाइबल सब कंठस्थ है, सबके बारे में तुम ऐसे बोलेगा जैसे गूगल बोल रहा, ऐसे बोल रहा। तो यहाँ पर है, ये यहाँ पर अपर हाउस इज द मेंबर ऑफ लॉरेट्स, और यहाँ पर भी मेंबर ऑफ लॉरेट्स। दिस इज द मेंबर ऑफ लेमेन्स, ये अनाड़ियों की सभा है, जबकि ये खिलाड़ियों की सभा है। लेमैन यानी अनाड़ी, और लॉरेट मीन्स खिलाड़ी। बहुत दिमाग वाला नहीं। तो इसके सदस्य को क्या कहेंगे, जो इसके सदस्य होते हैं? MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर इसके सदस्य को क्या कहेंगे? MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। और इसको क्या कहेंगे? हाँ, वो बहुत दिमाग वाले होते हैं, किसी न किसी अच्छे, किसी भी फील्ड में अच्छे काम करने वाले को इसमें रखा जाएगा राज्य स्तर पर। और पूरे देश के स्तर में जो अच्छा काम कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? अच्छा, इसके सदस्य को क्या कहते हैं? MP दोनों को ही कह रहे हैं, क्योंकि ये सब पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं। तो इसके सदस्य को भी मेंबर ऑफ, और इसके को भी क्या कहेंगे? लोअर जो हाउस है। तो अब हम यहाँ पर देख लें, तो हमारा पहला सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट को चुनने के लिए यहाँ पर पीरियोडिकली एवरी 5 इयर्स में एक इलेक्शन होते हैं। उस इलेक्शन का क्या नाम है? जनरल इलेक्शन, या फिर उसे क्या कहते हैं? आम चुनाव। तो इसलिए इसके लिए होते हैं जनरल इलेक्शन। क्योंकि हम इलेक्शन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हमें ये जानना है कि इसके इलेक्शन की जनरल इलेक्शन है। तो जनरल इलेक्शन इनको चुनेगा, इनको चुनेगा, इनको चुनेगा, कि सबको चुनेगा? सबको नहीं चुनेगा, इनको चुनेगा। और उसमें भी किसको चुनेगा? लोकसभा। राज्यसभा जो है उसके 2-2 साल में मेंबर बदलेंगे, अभी वो हम बता रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ में आएगा जनरल इलेक्शन किसके लिए होता है? लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है, द लीडर ऑफ मेजॉरिटी इज कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर। यस, इट इज प्राइम मिनिस्टर। तो अगर बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें पाई हैं, बताओ लोकसभा में, इसके ये बाई कैमरल है। बाई कैमरल का क्या मतलब है? 2 सदन। जानते हैं, हमने पहले तुमसे पूछ के चक्कर, दैट इज लोकसभा। और दूसरा क्या बोलो? राज्य सभा। तो लोकसभा लोअर हाउस है ना, और दिस इज अपर हाउस। लोकसभा में 543 सीट्स हैं। पीओके के लिए 20 सीट है, वो खाली पड़ी रहती हैं कि कभी पीओके आएगा तो वो 20 लोग आएंगे, तो वहां पे सदन मतलब क्या? सदन का मतलब हाउस।
है ना, 2 सदन है जहाँ पे सदन जैसे नहीं कहते हैं कि मुरारी सदन, मुरारी का रास्ते में 10 जगह लिखा पड़ जाओगे, इनका सदन, शिशु सदन, सदन का मतलब ये होता है घर, जैसे विधायक जहाँ बैठे उनका घर नहीं, सदन नहीं पढ़ा तुमने, क्या रास्ते में नहीं लिखा था, घरों में लिखे रहते नहीं, Yes, sir, वो top पे लिखे हैं। हाँ सबसे ऊपर हर घर में लिखा होता है। तो बोलो लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 543 का आधा करो, यानी अगर किसी पार्टी को विन करना इलेक्शन, हाँ 272 चाहिए होगी। देखो 272 है तो 272 चाहिए होगा। तो इस समय यहाँ पर ये देख लो, ये लोकसभा और ये क्या है? राज्यसभा। तो इसको लिखो लोकसभा और ये राज्य सभा। यहाँ पर उपराष्ट्रपति बैठेगा और यहाँ स्पीकर। इनकी पीठ एक दूसरे की होगी, जो इसकी पीठ है वो उसकी पीठ से टकराएगी। समझ आई बात की नहीं? वैसे तो बीच में दीवार है, लेकिन दोनों बीच में गैलरी पतली सी बनी है, ये भी वहीं से निकलेगा, दोनों को जाने का रास्ता यही है। ये निकल के जाएंगे, खाना खाने जाएंगे, वो भी फोन कर देगा चले खाने, ये दोनों अलग से खाना खाते हैं। ये उपराष्ट्रपति है। तो बोलो राज्यसभा का हेड कौन होता है? इट इज हेडेड बाय प्रेसिडेंट, जो कि कौन है? धनखड़, जगदीप धनखड़ प्रेसिडेंट है कि नहीं? पहले वाइस प्रेसिडेंट है, और वो पहले कहाँ के? वेस्ट बंगाल के सीएम थे। सीएम नहीं थे, वो राज्यपाल थे, गवर्नर। सीएम सीएम की सीट में लेके बैठी है, क्या करो? दैट इज वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। अच्छा फिर ये बताइए इसके कौन है? इसकी स्पीकर होगी। स्पीकर का कौन है बताओ? द्रौपदी मुर्मू। मुरमुरा खा रहे हो क्या? दैट इज लोकसभा स्पीकर। तो ओम बिरला स्पीकर, ओम बिरला। और ये कौन है बोलो? वाइस प्रेसिडेंट अभी कौन है? जगदीप धनखड़। सर वो राजस्थान का ही था। अभी थोड़े दिन पहले इनका अपमान नहीं कर दिया था वहां के लोगों ने जगदीप धनखड़ को? तो उल्टा पुल्टा उनकी मिमिक्री करने लगे थे जब इन्होंने सबको बहिष्कृत किया था। नहीं, इनकी मिमिक्री का कि ऐसे ऐसे करके बोल रहे हैं, तो फिर उन्होंने कहा देखो राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, बहुत मुद्दा उठा था। अब बताओ इसमें कितने सदस्य हैं? दैट इज 543 और इसमें 243। अच्छा, ये जो 543 सदस्य हैं ये हैं, और इसके अलावा यहाँ सब सीटें पड़ी हैं। तो जो आधी से ज्यादा सीटें जीत लाए, जैसा कि अभी चंदन ने बताया, कितनी सीटें जीतने की? 272। तो जो मान लीजिए इस समय इतनी हालत है कि 300 सीटों के साथ बीजेपी बहुमत में है, और भी लोकल पार्टियां कर दो तो और बहुमत में है। और इसके अलावा जो विपक्षी दल थे उसके 90 लोगों को इसने बर्खास्त भी कर दिया, जाओ तुम सदन में बैठने काबिल नहीं हो। अब विपक्ष में बैठने के सिर्फ 40 लोग बैठे। अब कौन इसको, कोई वहां पर बहिष्कार भी नहीं करेगा, कोई हो हल्ला भी नहीं करेगा, सबको इसने निकाल ही दिया। यानी इसके और इसके मिला के 73 लोगों को निकाला जा चुका है। ये इस संसद का इतिहास, अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन पहली बार इतने लोगों को निकाल दिया गया। क्योंकि वो लोग आते थे, प्लेग कार्ड लगाते थे, तो वहाँ तख्ती ले जाने के लिए तो संसद नहीं है, तो वहाँ उसके ऊपर वो फेंक रहे हो, है कि नहीं? नई संसद में तुम ये कर रहे हो, कहीं माइक उखाड़ रहे हो, ये सब के लिए नहीं बनी है वो चीज़। अभी इतना पैसा खर्च करके बना है और तुम सोचो माइक उखाड़ के फेंके, इनको मारे उनको मारे, इन सब की वो एथिक्स नहीं है ना किसी संसद की। तो इसलिए इसकी अलाउड हो तो उनको ये सब पढ़ना है। कुछ अलाउड नहीं है, लेकिन क्या है कि लोग टॉलरेट करते हैं कि अभी हम निकाल देंगे तो वो पब्लिक के पास उल्टा पुल्टा मुद्दा लेके जाएंगे। वो ये नहीं बताएंगे हमने माइक उखाड़ा था, बोलेंगे हम हमारी आवाज दबा दी गई। ऐसे नहीं, जैसे विक्टिम कार्ड खेलना। तो ये विपक्षी दल होते हैं, वो अलग बैठे। आधे से ज्यादा चाहिए, मैं इतना भी ना कहूँ, वो तो है कि इन्होंने अपना नेता चुन लिया। जैसे बीजेपी वाले जीत गए, उन्होंने अपनी बैठक की, बोले चुनो किसको नेता चुनते हो। तो अमित शाह ने कहा हम मोदी के नाम को अनुमोदित करते हैं। फिर कोई और भी हो सकता है, कहीं नहीं नहीं हम इनमें से कल्याण सिंह को या और योगी को करते हैं। तो फिर जब वो चुना जाएगा, योगी तो खैर वहाँ नहीं बैठे, वो तो एमएलए हैं, एमपी तो बन ही नहीं पाए। नहीं, तो जो एमपी हैं उनमें से 2-4 नाम अनुमोदित हो गए, सबसे ज्यादा लोगों ने जिसको चुन लिया वही उसका नेता होगा। वैसे ऐसा होता नहीं, सब यूनानिमसली सर्वसम्मति से एक ही नेता को चुनते हैं, है बात कि नहीं? ऐसे तो दरार पड़ जाएगी किसी पार्टी में। तो जो
मुखिया होता है, चुन लिया जाता है, वही फिर क्या होता है, सबके साइन लेता है और राष्ट्रपति को दे जाता है। देखिए हमारे पास 272 लोगों के साइन है, आप हमें बुलाइए कि आप देश के लिए अब सरकार बनाओ। तो फिर राष्ट्रपति के यहाँ जाया जाता है, वो भी न्यूज़ आती है, वो 4 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंचने वाले। कौन से दल के नेता? बहुमत दल के नेता। नहीं, बहुमत दल का नेता पहुंच जाएगा सबके सिग्नेचर करा के। राष्ट्रपति ने देखा 1 2 3, हाँ 272 है भाई, तुम तो आए, और कोई नहीं आएगा। अगर 2-3 क्लेम करने वाले हैं तो राष्ट्रपति का ज्यूरिसडिक्शन है, वो अपने विवेक के अनुसार सोचेगा कि कौन सही है कौन गलत है, फिर उसको बुला सकते। बहुमत दल मेजॉरिटी, दैट इज जिसकी मेजॉरिटी हो गई। अब इसमें 271, अगर 272 इसको मिली तो बच्ची कितनी? 271। तो 271 तो मेजॉरिटी नहीं हो सकती ना। 271 भी ना करो, क्योंकि हमने 20 सीटें तो अलग कर ही दी हैं, 20 सीटें उनके, तो वैसे एक्चुअल ये है, ठीक है कि नहीं। देखने पे तो 20 सीटें खाली पड़ी रहती हैं, लेकिन उसको हम ना लें, हमें बाकी आगे का डीप देखेंगे। तो वो पहुंच गया, फिर राष्ट्रपति ने उनको बुलाया, फिर उनसे कहा कि ठीक है हम तुमको शपथ ग्रहण करा दे रहे हैं, लेकिन तुम 5 दिन में बहुमत सिद्ध करो। तो वो सदन में जाएगा और फिर वहां पर उनका क्या होता है कि बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। दोज हु आर इन फेवर ऑफ बीजेपी से यस, दोज हु आर इन अपोजिशन ऑफ बीजेपी से नो। So as the number of yes are more, so BJP is now has proved its majority. ऐसे बोलना जाता है कि नहीं वहाँ पर, तो वो फिर अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर देती है। हाथ खड़ा करो, जो उसके फेवर में वो यस में हाथ खड़ा कर देते हैं, नो में नो के फेवर में उनकी काउंटिंग हो जाती है, या बटन भी लगाए सबके में तो उनकी काउंटिंग हो जाती है। अब अप्रैल में है, अब अप्रैल में है तो आचार संहिता कब से लगेगी? फरवरी से, 1 फरवरी से। इसलिए राम मंदिर का उद्घाटन 8 दिन पहले हो रहा है। अगर 1 फरवरी के बाद कर देते तो क्या होता? नहीं कर सकते थे, ऐसे बड़े काम नहीं किए जा सकते। उन्होंने कहा उससे पहले ही कर लो, आचार संहिता लगने से पहले, ठीक है कि नहीं। तो उसका जो फायदा मिलना होगा मिल जाएगा, फायदा तो मिलेगा ही। तो ये सारी चीजें भी देखी जाती हैं कि चुनाव। उसके बाद तो आपको अंबेडकर पार्क लखनऊ के वहाँ जितने हाथी वो भी कवर कर दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती का चुनाव चिन्ह है। बोले हाथियों को ढको, नहीं तो लोग फिर हाथी को वोट दे देंगे। अब किसी के हाथ भी ढक लोगे क्या? दस्ताने पहना दोगे? हाथ भी तो किसी का चुनाव चिन्ह है। ठीक है कि नहीं। तो फिर बहुत सारी ये चीजें हो जाती हैं ना। अब ये आपने देख लिया, स्पीकर ओम बिरला है। स्पीकर भी मोस्टली उसी दल का नेता होता है जो बहुमत है, नेता नहीं होता है। उसी में से किसी को जो थोड़ा सख्त अनुशासन पसंद है उसको बना दिया, बहुमत नहीं बना दिया। और उससे बोल दिया ओम बिरला से, देखो हम लोग बोले तो ज्यादा देर बोलने देना, और दूसरा बोले तो उसको डिमोटिवेट करना। भाई जैसे वो शकुनी मामा नहीं थे, वो महाभारत में शकुनी पहुंचे, वो बोलो किसके मामा थे? अर्जुन के थे, ठीक है, मतलब युधिष्ठिर के थे। और फिर युधिष्ठिर के मामा थे, शकुनी नहीं, वो शकुनी नहीं, जो कर्ण के सारथी बने थे वो कौन थे? मामा शल्य मामा। तो जो शल्य थे वो युधिष्ठिर के मामा थे। तो लेकिन रास्ते में दुर्योधन ने चालाकी चली और खूब वहां पर उनके लिए खाने पीने का, जब सेना लेके कोई आता है तो रास्ते में ठहरता है कि नहीं, जहाँ पड़ाव डाला, और इतनी तारीफ की, बोले बहुत अच्छा इंतजाम है। वो ये सोच रहे थे शल्य मामा कि ये सारा इंतजाम युधिष्ठिर का किया हुआ है, लेकिन कर कौन रहा था? दुर्योधन बता नहीं रहा था। तो फिर बोले बुलाओ कौन है तुम्हारा? वो तो सोचा था युधिष्ठिर आएगा, किसने इंतजाम किया, हम उसको इनाम देंगे। दुर्योधन आके पैर में गिर गया, अरे तुम आ गए, हम तो सोचे थे युधिष्ठिर आएगा, बोलो क्या चाहते हो? कुछ नहीं, आप हमारी तरफ हो जाओ। बोले अरे हम तो उनके लिए लड़ने आए, तुम्हारी तरफ कैसे हो जाए? हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर अच्छा ठीक है, लेकिन हमारा वादा है, तो हम तुम्हारे किसी एक मेंबर के सारथी बनेंगे। सारथी समझते हो? जो रथ हाँके। और फिर जब रथ हाँका तो किसका रथ हाँका? कर्ण का। फिर कर्ण बोला मैं अर्जुन को मार दूंगा, ये कर दूंगा। शल्य रथ हाँक रहे, तुम क्या मारोगे, तुम तो ऐसे ही गए गुजरे, वो मारेगा तुमको, लड़ उन्हीं की तरफ से रहे। और उसका पूरा डिमोरलाइज कर दिया। ऐसे ओम बिरला क्या करता था? राहुल गांधी खड़े होते हैं, बैठ, हाँ बोलिए ये होता है वहां। जब तुम देखोगे ना तुम खुद ही जान जाओगे ये सब, ये जो है निष्पक्ष नहीं है, ये एक के पक्ष में, इट इज बाइस्ड पर्सन। बाइस्ड पर्सन जानते हो कि मान लो एक हाथ में बड़ा अमरूद हो, एक में छोटा हो, तो माँ अपने ही बेटे को बड़ा अमरूद देगी, चाहे हाथ ऐसे करना पड़े, और उसके दोस्त को छोटा पकड़ा देगी। ये बाइसिंग होती है कि नहीं? ये चीज करते हैं वहां पे। तो उनको 2-2 मिनट बोलने देंगे, इनको बोलने देंगे, ये सब करते हैं।
तो समझ में आ गया ना स्पीकर का क्या काम है। वाइस प्रेसिडेंट किसका होगा? वाइस प्रेसिडेंट देश का है। वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, उसको भी जैसे प्रेसिडेंट को शपथ ग्रहण नहीं कराया जाता, वैसे वाइस प्रेसिडेंट को भी प्रेसिडेंट शपथ ग्रहण नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि वो भी तो कई बार प्रेसिडेंट बनता है, तो वो नंबर 1 बन जाता है ना कई बार। ऐसे तो नंबर 2 पोजीशन पर है। तो वाइस प्रेसिडेंट की भी एक प्रक्रिया है, उसमें सब लोग वोट देंगे। ये अभी दूसरा टीयर आने वाला है, ये अभी दूसरा टीयर नहीं, तो पहले ही चल रहा ना। तो फिर दूसरे टीयर सब लोग, ये लोकल वाले नहीं देंगे, लेकिन राज्य के सभी। और कौन से देंगे? लोकसभा। लोकसभा के एक एमपी का वजन राष्ट्रपति के चुनाव में 10 गुना ज्यादा है, क्योंकि वो उतने लोगों को भी तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, पब्लिक ओपिनियन। तो सब लोग वोट देंगे, फिर उनकी काउंटिंग होगी। हर एक वोट का वजन होता है। समझ में आया? अच्छा, इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई। लोकसभा की सब बात समझ में आ गई। लोकसभा के मेंबर्स का क्या नाम है? उन्हें किस नाम से जाना जाएगा? उनके सदस्यों को एमपी कहा जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसकी हिंदी क्या है? इसका ये तो विधायिका है जो कानून बनाए, लेकिन इसके लोगों कहते हैं, ये सही होता है, सांसद। जो संसद में बैठे उसे क्या कहोगे? सांसद। विधायिका ना लिखो अगर तुम्हें ऐसा लगता है, क्योंकि ये तीनों नाम हर एक टीयर में आएंगे। इससे ये ना सोच लेना ये विधायिका है, तो विधि का मतलब कानून है, इसलिए इन सभी को विधायिका कहा जाएगा। और इसी तरीके से उसको क्या बोला जाएगा? कार्यपालिका। तो आप चाहे न लिखें, लिखना हो तो लिख लें, हर एक में विधायिका लिखेंगे, लेकिन इसके जो बैठेगा संसद में उसे क्या कहेंगे? सांसद। सर हर 5 साल के बाद जो नया प्रेसिडेंट है तो अलग होना चाहिए। प्रेसिडेंट किसका? अगली बार 5 साल बाद होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो प्रेसिडेंट मतलब, फिर से पूछो, तुम्हारे कुछ द्रौपदी क्वेश्चन मुर्मू अगले 5 साल नहीं बन सकती, अगली बार बन सकती हैं, 2 बार बन सकती बन सकती है। हैं। 3 बार बन सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी इसमें ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं है कि जैसे अमेरिका में कि 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकता, वहाँ 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकता, लेकिन इंडिया में नहीं है ऐसा। ठीक है, तो स्पीकर हो गया। तुम्हें लोकसभा की पूरी जानकारी हो गई। जो सांसद है वो किस चुनाव के तहत चुने जाते हैं? जनरल इलेक्शन, या उनको क्या कहते हैं? आम चुनाव। ये 5 साल की अवधि में देश में कराए जाते हैं, जब से भारत आजाद हुआ। सबसे पहले चुनाव कब हुए थे? जब मतलब 51 में थी, वो कुछ 49 में हुए थे, 49 में 49 में हुए थे। फिर उसके बाद उन्हीं की जो वो संविधान सभा थी, उन्होंने वो क्या बनाया? संविधान बना दिया। ठीक है कि नहीं? तो 49 में हुए थे। अच्छा, ये जो पिछली बिल्डिंग थी वो अंग्रेजों की बनाई हुई थी। अब हम बात करते हैं कि राज्यसभा को अपर हाउस क्यों कहा जाता है। सर रिजर्वेशंस भी होते हैं इसमें? रिजर्वेशन तो होते ही हैं, जैसे 73 + 40, 73 दैट इज शेड्यूल्ड कास्ट और 40 शेड्यूल्ड ट्राइब। अलग अलग तुमने मैप भी बना होगा, इसी चैप्टर में बना, देखो अगले पेज पे मैप है। देखो जो रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी का मैप है, हम तुमको बड़ा मैप ये ऐसा होगा। कितने फिर से अपडेट करो। देखो 70 + 40 मुझे याद है, और कितने लिखा है? 84 प्लस इन्हीं को टोटल कर लो, इतनी है। अब बात करो, अब हम बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा के कितने सदस्य हैं बताओ? 243 का 1/3 करो। इनका कार्यकाल सुहाना कितने समय का है? व्हाट इज द इनका जो भी है पीरियड? 5 साल। और इनका 6 साल। अभी बताने कैसे 6 साल? देखो ये 6 इयर्स के लिए हैं। यहाँ पे कितने साल के लिए बोलो? ये देखो 81। सबसे पहले जब राज्यसभा बनी थी, मैं तब की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले अगर आप कुछ ज्यादा पीछे ना जाओ, 2000 में जाओ, तो 2000 में 81 सदस्यों को चुन लिया गया। फिर 2 साल बाद कितने को चुना गया? 2002 में इनको चुना गया। फिर कितने को चुना गया? 2004 में। फिर 2006 में भी चुना जाएगा। इनसे बोला अच्छा तुम हटो, चलो बहुत बैठ लिए तुम, 6 साल से बैठे हो यहाँ, अच्छा हटिए आप लोग। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? 2006 में नए आ जाएंगे क्या? तो इनका कार्यकाल कितने समय का हुआ? 6 साल। फिर अब अगले फिर 2 साल बाद फिर से चुनना है, क्योंकि 2 साल बाद फिर भारत में नए विद्वान पैदा हो जाएंगे, उनको भी तो इकट्ठा करना है, यहाँ ला के बैठाना है। तो फिर कब होगा? 2008 का इनके भी 6 हो गए,
और फिर यहाँ पे फिर कितने पे होगा? 2010 2010 में तो ये भी 6 होगा। इस तरीके से होगा। और इनका विदाई समारोह होता है, बहुत अच्छे रंगारंग कार्यक्रम होते हैं। अगर हम दिखाएंगे भी आपको जब वीडियो खोलेंगे कि राज्यसभा का कितना अच्छा होगा, तो सब पहुंचते हैं लोकसभा राज्य 81 सांसद जहाँ वो भी तो सांसद हैं। तो राज्यसभा का कार्यकाल आपको समझ आ गया। जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनके बिल कहाँ पास होते हैं? फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस, जैसे कहते हैं कि भाई हम यहाँ पर 70,000 करोड़ के पुल बनवाएंगे, इतने की ट्रेन चलवाएंगे, इन सबको यहाँ पास करना है कि यहाँ? फाइनेंशियल बिल्स आर पास इन लोकसभा, उसको राज्यसभा भेजा ही नहीं जाता है। लेकिन कोई संविधान से संबंधित चीजें, कोई कानून बनाना है तो दोनों जगह पास होना चाहिए। समझ आई बात कि नहीं? नया नियम बनाना है, नई विधि, एक जगह पास हुआ, एक जगह नहीं हुआ, फिर फेल हो जाएगा। ऐसा बहुत होता है कि फेल हो जाता है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी सरकार राज्यसभा में भी बहुमत में आ गई। तुमको मालूम है धारा 370 कैसे हटी? जिस समय धारा 370 हटी थी राज्य 370। ये देख लो, 100 सांसद थे और इसके 125 सांसद थे, 225 हुए और थोड़ी सीटें खाली थी, कुछ मर गए थे, कुछ ऐसा हुआ था। और कुछ पीओके के भी थे। टोटल इतने पूरे नहीं, लेकिन इतनी स्थिति थी। ये कहाँ पे था? ये बीजेपी के था। बीजेपी रूलिंग पार्टी थी, मोदी की पार्टी के 100 सांसद थे। और यहाँ पर ये अदर पार्टी थी, अपोजिशन। इतना बात समझ आ गया? तो अब धारा आर्टिकल 370 जानते हो कि कश्मीर में 2 विधान और 2 प्रधान नहीं रहेंगे। वहां का अलग, उसके पहले प्रधानमंत्री हुआ करता था। ये तुम्हें सुनने में अजीब लग रहा है कि ये कश्मीर के प्रधानमंत्री, ये कश्मीर का झंडा है। 2 झंडे हुआ करते थे वहाँ की संसद में, विधान परिषद में 2 झंडे थे। और वहाँ का प्रधानमंत्री भी अलग हुआ करता था। ठीक है, तो क्या ये चीज़ ठीक थी? संविधान को तो बदलना जरूरी था। और वहाँ बाहर से जो भी रह रहा था उनको नौकरी भी नहीं थी, वो चतुर्थ श्रेणी के ही कर्मचारी के तौर पर नौकरी कर सकते थे, झाड़ू लगाने वाले हैं। उससे कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना संविधान बना रखा था लोकली। और ये सब किस वजह से था? उनको ये पावर किसने दी थी बताओ? आर्टिकल 370। तो पूरे हमारे संविधान में 500 आर्टिकल है, उसमें से एक आर्टिकल नंबर 370 है, वो उसमें उनको पावर देता था, बना दिया गया। तो अब इसे हटाना जरूरी था, क्योंकि ये तो बिल्कुल एक देश है, तो एक ही झंडा होना चाहिए कि नहीं? एक ही प्रधान, नहीं तो हम वहाँ के लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। हम वहाँ पैसा भेजते थे कि लोग कश्मीर वाले, और वो वहीं के जो गुलाम नबी आज़ाद और बहुत सारे उमर अब्दुल्ला खा जाते थे। वो हिंदू प्रदेश में, ये जम्मू रीजन में कुछ नहीं करते थे, लद्दाख में भी कुछ नहीं करते थे। पूरा रीजन 70 साल से डिप्राइव्ड था और उसको किसी ने देखा नहीं। इट इज एब्निगेटेड, उसकी ओर उन्होंने ध्यान उपेक्षित कर रखा। तो अब उसे हटाना जरूरी था, क्योंकि पैसा सही तरीके से लोगों तक पहुंचे। तो इन्होंने बोला अपोजिशन से, देखो सिंगापुर बड़ा चमक रहा है और तुम सबको फ्री पर्सनल हवाई जहाज में भेजा जाएगा, देखो तो वहाँ झाड़ू लगाने का सिस्टम क्या है, जाके आके हमें बताओ, एक बार सर्वे तो करके। इनको बोले आप भी तो जाया करते थे, इस बार आप नहीं जा रहे हो। बोले नहीं, हम तो बहुत घूमते रहते, तुम लोग जाओ। और इसमें से 35 लोगों को हवाई यात्रा करवा दी। 35 लोगों को भेज दिया सिंगापुर में। ड्रेनेज सिस्टम देखो, नाली कैसे बन रही है, ठीक है, वहां भेज दिया। तो वहां पे जो एयरपोर्ट था, बोले आपके वहां से आदेश आए कि फोन सबके रखवा लिए जाए। फोन रख लिए एयरपोर्ट में। बोला आप लोग घूमिए, और ये कारें खड़ी हैं, देखिए कहाँ ड्रेनेज सिस्टम। और अगले दिन, ये हम लोगों को नहीं पता है, अब पता चला, तब नहीं पता था कि भेज दिया गया। और हम लोगों के सामने की बात है, अभी कितने 5 साल पहले हम लोगों के सामने की बात है, उसने आर्टिकल 370 को एबॉलिश करने के लिए, अभी खत्म होगा, राज्यसभा में प्रस्तुत किया। हमने कहा कितना मूर्ख हमारा नेता है प्रधानमंत्री, राज्यसभा में प्रस्तुत कर रहा, वहां तो पहले ही वोटिंग में खंडित हो जाएगा। लोग तो जहां मेजोरिटी होती वहां करते हैं। अब उन्होंने क्या कर दिया, राज्यसभा में। हम लोग हंस रहे थे अगले दिन कि वहां करने का क्या मतलब, लेकिन जब वोटिंग हुई तो पता चला अब इसके 90 बचे, 35 हटाओ तो जरा, तो 90 बच गए। तो 90 इनके और 100 इनके। और जैसे ही आर्टिकल आया, वहां देख रहे हमारे विपक्षी संसद का पसीने छूट रहे हैं, फोन पे फोन जा रहा, फोन पड़ा एयरपोर्ट में, फोन उनको रिसीव ही नहीं किया गया। और यहाँ पर वोटिंग हुई, तब तक वोटिंग हुई है, इसने दिखा दिया, दोपहर के न्यूज में दिखा दिया, ये तो सत्ता दल जीत गया, कम वोट। और वहां पर पता चला तुम लोगों का ये दौरा कैंसिल हो गया, तुमको अगले ही विमान से वापस बुला ले। घूमने भी नहीं दिया सिंगापुर। ये भी नहीं, 5 दिन का दौरा था, 1 दिन भी नहीं घूमने, वहीं पर एयरपोर्ट में खाना पिलाया, वापस भेज दिया।
और यहाँ पर पता चला ये इतनी बड़ी चीज हो, बोले ये अन्याय है, हो गया अन्याय तो हो गया, अब हो गया। और फिर अगले दिन शान से लोकसभा में पारित हुआ और धारा आ गई। तो समझ गए कैसी चालाकी है, डिप्लोमेसी कहते हैं। डिप्लोमेसी ऐसे की जाती, छुपे छुपे काम होता है। कई दिनों से चल रहा था, किसी को पता भी नहीं था ये सब होने वाला। विपक्षी दल को पता होता तो जाने देता क्या। तो अब आपने देख लिया लोकसभा के बारे में सब बातें पता चल गई। राज्यसभा में किसकी मेजॉरिटी है? अब बहुत दिनों बाद अब इसी की मेजोरिटी है। अब अभी पिछले 2 हफ्ते पहले और 46 इनके आउट कर दिए। तुम्हारा संसदीय व्यवहार निकलो यहाँ से, अब आना नहीं संसद में। अब वहाँ 25 लोग बचे हैं दूसरी पार्टी के, तो वो भी क्यों चाह ज्यादा बोलेंगे तो उनको भी गिरेबान पकड़ के वहाँ मार्शल से बाहर। और ये वाइस प्रेसिडेंट किसकी मतलब? वाइस प्रेसिडेंट तो इनको मोदी ने बनाया है। ममता बनर्जी इतना अपमान करती थी इनका वहाँ पे, और इनको बोलती थी घर से बाहर निकलोगे तो यही गोली पड़ेगी। और ये बीजेपी को वहाँ लिख लिख के चिट्ठी भेजते थे। यहाँ बहुत, अभी भी वेस्ट बंगाल में बहुत कुछ हो रहा है। बीजेपी के 230 सांसद तो मार दिए गए हैं, हमने तुमको अभी कल परसों में बताया था। लेकिन अभी भी वहाँ सही नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि वहाँ इन्फिल्ट्रेशन हो गया। इन्फिल्ट्रेशन समझते हो? 40 लाख लोग बाहर से आ गए, डेमोग्राफी चेंज हो गई। तो नए वोटर्स तुम मुस्लिम ले आओगे तो तुम अपने पक्ष में करने का निर्णय करोगे कि नहीं? लेकिन फिर भी वहाँ के जो लोग हैं, चाहे मुस्लिम है, वो जब जानेंगे कि ऊब जाएंगे। तुम्हारे देश में बाहर के मुस्लिम आ जाए तो क्या तुम स्वीकार करोगे? चाहे कोई भी हो, तुम्हारे यहाँ कंजेस्टेड करेंगे, लूटपाट करेंगे, सब कुछ वहाँ हो रहा है। तो हो सकता है इस बार उम्मीद करे बीजेपी की अगर हमारे हाथ में सत्ता आई तो हम दैट इज NRC लागू करेंगे, जो नेशनल रजिस्ट्रेशन है ना नियम, वो होगा। फिर उसके बाद सबको बाहर भगा देगी। ये तो सख्त पार्टी है ना, नेशनलिस्ट पार्टी, इसके लिए सब चीजें वो नहीं है, तो वो सब होगा। लेकिन जगदीप वो धनखड़ को जब इसने सम्मान दिया, आज तक वो बीजेपी का एहसान मानते, साथ साथ में जाते हैं, कहीं उद्घाटन करना होता है। भले ही वो देश के राष्ट्रपति हैं, लेकिन वो उसी आइडियोलॉजी का समर्थन करते हैं जो राष्ट्रवादी। बात समझ में आ गई कि नहीं? उन्होंने अच्छा काम किया वहां पे तो उनको पद मिला। तो आपको ये पूरा समझ में आ गया पहला वाला कि किस तरीके से चुनाव था। लेकिन हम बात करने जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव। क्या तुम्हें ये मालूम है कि संघ लोक सेवा आयोग का इंग्लिश में नाम क्या है? संघ सबसे शानदार बिल्डिंग है दिल्ली में। या अभी जो पिक्चर बनी है 1 हफ्ते पहले आई है, अभी भी चल रही है शान से सिनेमा घरों में, दैट इज 12वीं फेल। देखो यूनियन पब्लिक, उसमें इसी बिल्डिंग के बारे में सब ओरिएंटेड है। सर्विस कमीशन। अच्छा, यूपीएससी। हाँ, ये देखो, इसको क्या कहते हैं? जो सबसे दिमाग वाले लोग होते हैं वो यूपीएससी की नौकरी करते हैं। और यूपीएससी में 2 चीजें हो सकती हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस। IRS में तो आते हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। IRS ना, आयकर विभाग के भी आते हैं। तो ये जो IAS हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, ये यहाँ रहते हैं एग्जीक्यूटिव। इनका जैसे तुमको मालूम है कि केंद्र में दिल्ली में एक पार्लियामेंट है, ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग, और न्यू भी तो बनी है। खूब अभी थोड़े दिन पहले नहीं देख रहे थे न्यू बिल्डिंग के बारे में भी इनॉग्रेशन चला। एक सचिवालय होता है, सेक्रेटेरिएट। क्या मालूम है वो क्या होता है? सेक्रेटेरिएट होता है सचिवालय, वहां पर 150 IAS बैठते हैं। एक IAS एक पूरे जोधपुर जिले का होता है, तो उसमें वो सब कुछ देखता है। तो और वो जिला अधिकारी कहलाता है। हिमांशु गुप्ता है। हिमांशु गुप्ता है, उसी का साइन होकर तुम्हारे आता है कि अगले दिन 2 दिन तुम्हारे यहाँ छुट्टी रहेगी। वो सब देखता है जिला अधिकारी। एक IAS के पास पावर है, बारिश हो गई, ये बंद कराना है, वो बंद कराना है, ये खुलवाना है। रास्ते में, हाँ तुम लोग यहाँ धरना क्यों दिए हो, हड़ताल क्यों कर रहे हो? ये हमारा मर गया। अच्छा मर गया, लो 5 लाख का चेक जाओ, अब धरना नहीं करना तुम लोग, गलत हो। हाँ साहब बहुत अच्छे, वो हाथों हाथ चेक दे रहा है, इतनी पावर है उसकी। ये चीज होती है, जिला शान है उसकी। समझ में आए कि नहीं? तो उसके पास बहुत सारे पावर है, छोटे मोटे फैसले सुलझा सकता है। तो जिलाधिकारी एक राज्य का है, लेकिन यहाँ कितने बैठते हैं? सचिवालय। हमेशा बोलो, कोई अगर पहला बम गिराएगा तो कहाँ गिराए? संसद भवन में गिराए कि सचिवालय में? सचिवालय में गिरा दे तो देश की क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री के पास 12 IAS हैं, गृह मंत्री के पास 3 IAS हैं। वो बताएंगे, अरे प्रधानमंत्री ये क्या कर रहे हैं, ऐसा करो कि वैसा, अच्छा ऐसा हो जाए। हम तो नहीं करेंगे। क्या करना चाहिए? ये करो
अच्छा यही करते हैं, दिमाग वही है। तुम सोचते हो कि प्रधानमंत्री का दिमाग है तो उसको कैसा घुमा रहा है, कौन घुमाएगा? आईएएस घुमाएगा। ये बोलना ले जाके तुम्हारा हमारा भाषण तैयार करो, पता लगाओ वहाँ क्या क्या है, सब आईएएस तैयार कर ये बोल देना, क्या बोलना है, क्या करना है, उसका हक, कैसे कदम रखना है, कैसे क्या करना है, हर चीज कौन डिसाइड करता है? आईएएस। तो इस तरीके से आईएएस सब चीज जानता है, क्योंकि उसे मालूम है कि वो उस नेता से करवा क्या रहा है। वो 40 साल आईएएस रहेगा, प्रधानमंत्री तो 5 साल में बदल जाएंगे। तो और वो भी जो आईएएस है, जो सचिवालय है, जब नया सरकार बनेगी सबसे पहले सचिवालय में जाएगी, और भैया ठीक ठाक हो, बताओ तो जरा पिछली सरकार ने क्या क्या घपला किया, अभी नाकेबंदी करते हैं, नकेल डालते हैं, और वो बता देगा उसको, इसको खिला पिला देगा इसके कारण जो आईएएस है, क्योंकि उसको पिछली सरकार का मालूम, उसी ने तो करवाया था कि घपला कैसे करना है, सर ऐसे करो और ये कर देना, देखना तुम पकड़े नहीं हैं, उसे मालूम है। तो अब ये समझिए आईएएस सब कहाँ पे है बताइए, किसके हाथ में है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के। इनमें से 15% राज्यों को दे दिया जाता है, जाओ राज्यों में काम करो। राज्य तो बड़े खुश, केंद्र के इतने काबिल अफसर, एक सेंट्रल लेवल पर कुछ हो रहा है, वो बड़ा है कि जो स्टेट लेवल के होंगे वो बड़े होंगे, सब आईएएस बनना चाहते हैं। और एक होता है कि मान लो जैसे गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, एक आरएएस, राजस्थान, वो छोटा है, वो उतना दिमागदार नहीं है। बड़ा कौन है? आईएएस ना बन सके तो आरएएस बने, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। और आईएएस का क्या मतलब है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इसमें चला जाए। अच्छा, हमने क्या बताया? अगर 100 आईएएस सेलेक्ट हुए हैं तो 15 कहाँ भेज दिए जाएंगे? अब देखो, जो ममता बनर्जी का आईएएस था उसको मोदी ने बुलवा लिया। ममता बनर्जी के तो जैसे तोते के प्राण पंख में थे, वो सूख गए। अरे हमारा आईएएस बुलवा लिया, सब भेद खुलवाना, हम नहीं भेजेंगे। तो उनका सुब्रतो बनर्जी था, तुम कहीं नहीं जाओगे। और मोदी ने कहा आ रहे हो कि यहाँ पर तुम्हारी सब पेमेंट और सब रिलीज बंद करें, उसको जाना पड़ा। बोले इस तरीके से तो तुम राज्यों को सब जान जाओगे, तुम राज्यों को जान अपने पिंजड़े में ले लोगे। बात समझाई कि नहीं? तो ये भी केंद्र सरकार करती है कि जो भेजे हैं उनको बुला भी सकती है, बदल भी सकती है। तो ये मैनिपुलेशन भी किसके हाथ में है? आईएएस अगर मिल जाए एनआईए और सीबीआई के साथ, तो उनकी सारी खुफिया जानकारी दे दे कि यहाँ यहाँ उन्होंने रखा है, छिपा के जाओ रेड मारो। बात समझ आ गई कि नहीं? हाँ क्या? वो भी इक्विवेलेंट है, बट वो पुलिस ब्रांच में जाएगा। और ये कहाँ चला जाएगा? वो पूरी पुलिस व्यवस्था देखेगा जिले की, और ये आईएएस जिलाधिकारी है। बात समझ आ गई? तो अब हम देखेंगे कि जब नोटबंदी हुई तो बोला गया हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी कौन है? तुम्हारे यहाँ के टीचर, उनको वेतन देती है सरकार, चलो बाहर डेस्क लगा लगा के बैठो और 500 का नोट बदलो। अब चूंकि इन्होंने नियम बनाया तो जिम्मेदारी किसकी हुई? एग्जीक्यूटिव में तुम्हारे यहाँ के टीचर भी आते हैं, क्योंकि वो किससे तनख्वाह पाते हैं? वो यहाँ की सरकार थोड़ी देती है, वो कभी पोस्टिंग भी जा सकते हैं दूसरे राज्यों में भी, तो उनको पेमेंट देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो किसकी बात मानेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट। बैंक के कर्मचारी किसके अंडर में आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। बोलो पोस्ट ऑफिस वाले, ये सभी नोट बदल रहे थे जब नोटबंदी हुई थी, डिमोनेटाइजेशन हुआ था। सरकार का छोटे से छोटा नियम भी होगा, इन सबको उसको पूर्ण कराना है, संपन्न कराना है। सो दे आर हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनको सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों को निष्पादित करने का इनका जिम्मेदारी होता है। बात समझ में आ गई? तो इसमें कौन कौन आएंगे? सो नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव। देखिए आईएएस आ जाएगा, आईपीएस आ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, और कौन कौन, इवन आर्मी भी आ जाती है। कई बार क्या है कि वो भी हेल्प करने लगते हैं, और इस सीमा सुरक्षा बल के बीएसएफ के लोग आ जाते हैं। और सीआरपीएफ का क्या मतलब है? 15 लाख लोग सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हैं, बैठे हैं, तुम बैठ के खाओ, 20,000 देंगे हर महीने, लेकिन बैठ के खाओ। लेकिन जब जरूरत पड़े आ जाना, राइफल लेके कंधे पे, बिल्कुल गश्त करनी है तुमको, आ जाते हैं। ये लोग कौन प्रैक्टिस करते हैं? हर हफ्ते परेड जाते हैं करने, सब प्रैक्टिस है। लेकिन ये रिजर्व पुलिस, ये किस तरीके की है? इतने 20 लाख लोगों को रिजर्व में भी रख रखा है। तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ का नाम सुना होगा ना, कि सीआरपीएफ की टुकड़ी, और जैसा इन्होंने बताया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी हो जाएंगे, बैंक कर्मचारी हो जाएंगे क्या?
और टीचर्स वो टीचर्स ही आएंगे, केवी के टीचर्स। स्टेट के भी तो यहाँ पे 2-4 स्कूल होंगे ना, वो नहीं आएंगे, उनको यहाँ की गवर्नमेंट देती तनख्वाह। तो टीचर्स, तो बोर्डिंग स्कूल्स के टीचर्स भी आ सकते हैं। वो जैसा स्कूल जिसके द्वारा एफिलिएटेड है या रन होता हो ये देखा जाए। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। अच्छा, फिर न्यायपालिका क्या करती है? जैसे हमारे यहाँ देयर आर 3 टीयर्स। कौन कौन से बताओ जरा। तो दैट इज सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहां पर है? तो अभी हम आपको इसकी भी बिल्डिंग दिखा देंगे, दैट इज संघ लोक सेवा आयोग। और सचिवालय हमने बताया, सचिवालय जहां पे सारे सचिव बैठते हैं। सचिव कौन होता है बताओ? अगर मैं कहूं सचिव तो एक सलाहकार होता है, तो जो प्रधानमंत्री को सलाह दे, जो उनके मंत्रियों को सलाह दे, उनको क्या कहेंगे? सचिव, सचिवालय। तो आप ये देख लीजिए, ये सब लोग कहाँ बैठेंगे? सचिवालय। ऑल आईएएस सिट इन सेक्रेटेरिएट। तो जो स्टेट के आईएएस होते हैं फिर उनका कोई रोल नहीं होता है? वो तो स्टेट में चले गए, तो स्टेट में तो मुख्यमंत्री उनसे जैसे मैनिपुलेट करे सब कुछ करे, पैम्परिंग किया करेगा, थोड़ा चापलूसी। सिट तो वो सब आईएएस कैसे सेलेक्ट होता है? वही है, उन्हीं में से कुछ भेज दिए जाते हैं रोटेशन 15%। ये नहीं कि अलग से नहीं सेलेक्ट होते हैं, इन्हीं में से भेजे जाएंगे। तो ऑल आईएएस का ये मतलब नहीं, ऑल नहीं, मतलब जो आईएएस सलाह देंगे। ऑल नहीं, बहुत सारे तो जिलों में भी पोस्टेड होंगे ना। सो आईएएस, इसको ऐसे लिख देना ज़्यादा ठीक है ना। और सेक्रेटेरिएट का क्या मतलब है? जनरल सेक्रेटरी कौन होता है? जनरल सेक्रेटरी वैसे तो हर एक अपने अपने फर्म का जनरल सेक्रेटरी होता है, लेकिन अभी हम इसको देख के बताएंगे, हमें इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं। इतना तो आपको पता चल गया। और ये सब है, इनमें एक मुझे बताओ, कोर कैबिनेट किसे कहते हैं? जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चुन लिया गया तो उसने फिर रेल मंत्री, कपड़ा मंत्री, बिजली मंत्री, राज्य मंत्री और गृह मंत्री, एजुकेशन, शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री, विदेश मंत्री और इसी तरीके से रक्षा मंत्री बना दिए। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। इसी तरीके से विदेश मंत्री कौन है बताओ? फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर हैं, वो बहुत काबिल व्यक्ति हैं। एस जयशंकर से तो बोला कि तुम ये चुनाव मत लड़ो, तुम कहाँ लड़ने जाओगे, तुमको राज्यसभा के थ्रू अंदर कर देते हैं। राज्यसभा। मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, वो बेचारे इतने सीधे साधे आदमी थे, वो कभी चुनाव ही नहीं लड़े, राज्यसभा में थे, उनको प्रधानमंत्री बना दिया। तो पहले वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। हैं? कौन? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, लेकिन कुछ सीधे साधे और बहुत योग्य लोग होते हैं, तो उनको भी चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, उनको अपने मिनिस्ट्री ग्रुप में रख लेती। मिनिस्ट्री मंत्रियों का तो समूह चाहिए ना। उन मिनिस्टर्स में भी सबका मुख्य स्थान नहीं है, गृह मंत्री प्रमुख है, उसके बाद हाँ विदेश मंत्री, राज्य मंत्री, यही 3-4 प्रमुख हैं। ये कोई भी बड़ी खबर होती, वित्त मंत्री भी प्रमुख है, निर्मला सीतारामन। 4-5 लोग मिलके एक निर्णय बनाते हैं। अच्छा ये निर्णय लेंगे, बताओ निर्मला जी फाइनेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? इतना फर्क। अच्छा इतना फर्क पड़ेगा। अच्छा ये बताओ अगर लेंगे तो क्या गृह युद्ध तो नहीं छिड़ जाएगा? बताओ जरा अमित शाह। इतना छिड़ सकता। अच्छा इतना छिड़ेगा, फिर वो बताएंगे। चारों लोगों जो मुख्य हैं, उससे कोयला विभाग पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना। तो जब इस तरीके से इनसे और सब डिमोनेटाइजेशन की सारी बात हो गई, बोले आज 8 बजे से पैसा बंद है, रुपया बंद है, ये होता है। वो चीज लीक नहीं हो पाती। एक होता है मंत्रिमंडल, तो बोलो क्या अगर इनके 300 सदस्य जीत के आए, क्या 300 सदस्य में सबको मंत्री बना देंगे? अभी कोई नया बन के आया होगा सांसद, उसको कुछ आइडिया होगा क्या? पहले रहे 20 साल 15 साल, सीखे तो होता क्या है, छोटे मोटे कभी विभाग दे दिए जाएंगे, बाद में कोई बड़ा मंत्री पद मिलेगा। मंत्रिमंडल के अंदर भी एक कोर कमेटी होती है, उसमें सिर्फ 4-5 लोग होते हैं। बताओ जरा 2-4 कौन कौन से मंत्री हो सकते हैं? होम मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स वाला मिनिस्टर। वही हो सकता है। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो वो सब इसका मंत्रिमंडल। वित्त मंत्री का विद फाइनेंस मिनिस्टर जो इसको देखेगा नहीं। तो अब यहाँ पर आपने देख लिया, न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत उच्च न्यायालय, हर राज्य के उच्च न्यायालय होने चाहिए। हमारे 28 राज्य हैं, जिसमें 22 में हाई कोर्ट है, सब में नहीं है।
क्योंकि कोई कई जैसे गोवा मुंबई का एक ही हाई कोर्ट है, छोटे छोटे राज्यों के एक हाई चंडीगढ़ कोर्ट, पंजाब हाँ ऐसे एक एक है, हरियाणा पंजाब का एक है, तो ऐसे में एक एक कर दिया छोटे छोटे में। ऐसे 7 वहाँ पर है मिजोरम, उन सब में भी थोड़े बहुत सर, केस सेवन सिस्टर्स का तो एक ही है ना, एक ही होगा। तो इस तरीके से 22 हाई कोर्ट, समझ में आ गई बात? तो दैट इज सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई निर्णय तुम्हें सुप्रीम कोर्ट में पसंद नहीं आता तब तुम क्या करोगे? कुछ कर सकते हो? सर प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट के पास जा सकते हो, एक याचिका दायर कर सकते हो, और तुम इंटरनेशनल कोर्ट पे भी जा सकते हो, लेकिन हर एक देश का सुप्रीम कोर्ट ही अल्टीमेट कोर्ट है। तो वो तुम मानव अधिकार के, ह्यूमन राइट को लेके जा सकते हो कि भाई हमारा मानव अधिकार का हनन करना है, हो सकता है वो कुछ कर दे, बट लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश होता है। पर हाई कोर्ट तो कैपिटल में होता है ना। हाई कोर्ट नेक्स्ट Second. सेकंड जो बेस्ट सिटी होता है, ये हाईएस्ट पॉपुलेटेड जैसा वो बताने, बात समझ आ गई? तो सुप्रीम कोर्ट भी कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। अब देख लीजिए, 1-2 बिल्डिंग आपको दिखा दें। एक तो संघ लोक सेवा सचिवालय दिखाना जरूरी है, और एक सुप्रीम, हाँ? यूपीएससी वाली। यूपीएससी वही है, वही बिल्डिंग 12वीं फेल में पिक्चर में आई है। हाँ सर, लास्ट सीन में है। देखिए संघ लोक सेवा आयोग भवन, ये देखिए किस तरीके का है संघ लोक सेवा आयोग। ट्रेनिंग करने के लिए मसूरी भी जाते हैं। ये वाला आपको दिखा होगा, जब आपने देखा होगा ना, हाँ। तो ये उसमें दिखाया गया 12वीं फेल में कि यहाँ पे सब लोग अपना रिजल्ट देखने आए हैं, इनका भवन भी देख लो, भवन दिखाना चाहिए। सर, अंदर लाउड नहीं होता क्या कैमरा? अलाउड ऐसा नहीं, हम लोग रास्ते में जाते हैं, दिल्ली में रहा हूँ मैं, तो वहाँ दिखती है बिल्डिंग, सुंदर बिल्डिंग है। तो उत्कर्ष में आईएएस बने। अच्छा विचार है, उत्तम विचार है, इसके साथ आगे बढ़ो। विचार ही अच्छा है। ये वहाँ की बिल्डिंग है। अभी देखो यूपीएससी मेन बिल्डिंग व्यू दिखा दे, तो ये है यूपीएससी, ये तो राष्ट्रपति भवन है। इसमें तो कोई व्यू दिखा नहीं, वही व्यू है, बस एक ही दिखाया गया। बाकी पिक्चर में देखिए, हम पिक्चर का प्रमोशन नहीं कर रहे, लेकिन आप देखिए ये है, ये बिल्डिंग है, ठीक है, उसमें ज्यादा अच्छी दिखाई गई है। सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग देखो, सर, अभी करंट सुप्रीम कोर्ट का जज कौन है? हेड जज। संघ लोक सेवा आयोग भवन। सर, अभी करंट जज कौन है सुप्रीम कोर्ट का? पहले तो जोधपुर के थे, जब यहाँ आए थे 6 साल पहले, खूब सम्मान हुआ था। अभी मैं देख के बता रहा हूँ, पहले तो सीबीआई में था। ये देखो वही लोग हैं, ये वहाँ पे अंदर जाएंगे, ये बिल्डिंग है, सब लोग अपना रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं बच्चे। ये एस्पिरेंट्स हैं, ये लोग इंटरव्यू देने आए हैं। ठीक है, तो इसमें भवन नहीं दिखाया गया है, भवन नहीं दिखाया जाना होगा, ठीक है।
भाई भी आईपीएस नहीं इसलिए